नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और टीवी6 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और इसमें से कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और भारतीय जनता पार्टी ने 136 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बहुजन समाज पार्टी ने 73 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और समाजवादी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवार बनाने से कतरा रही हैं, यानी बच रही हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवार बनाने से बचती दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 7 से 8% मुस्लिम आबादी है और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से 2 मुस्लिम विधायक हैं। दोनों भोपाल शहर के विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं। एक वो वक्त था जब 7 विधायक हुआ करते थे मध्य प्रदेश की विधानसभा में, लेकिन अब इस बार सिर्फ 2 हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी जुड़ गए हैं। राकेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपाल से। राकेश पाठक जी, क्या कहेंगे, आखिर क्या वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ नजर आ रही हैं, मुस्लिम उम्मीदवारों को या मुस्लिम चेहरे को सामने लाने से बचते हुए दिख रही हैं? आखिर क्यों? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है और वाजिब सवाल है कि आखिर क्यों बच रही हैं सभी पार्टियां। दरअसल में हमारे देश में राजनीति इस वक्त बहुसंख्यकवाद के घेरे में है। देश की जी। जो ज्यादा बड़ी आबादी है उसकी भावनाओं को, उसके उसके लक्ष्यों को ध्यान में रखकर दोनों पार्टियां, खासतौर से दोनों बड़ी पार्टियां इस जी। तरह का काम कर रही हैं। यद्यपि जी। कांग्रेस के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। कांग्रेस के ऊपर तो उल्टा आरोप लगता रहा है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी जो चल रही है, आरिफ अकील और आरिफ मसूद, जी। 2 विधायक हैं मुस्लिम, दोनों भोपाल से हैं। जी। और अभी तक 144 में से इनमें से एक ही नाम सामने आया है, आरिफ मसूद का। जी। आरिफ अकील थोड़े से अस्वस्थ हैं तो संभवतः उनके परिवार में से किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जी। लेकिन ये भारतीय राजनीति की विडंबना है कि देश का एक इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा तबका, 7-8% आपने बताया कि मध्य प्रदेश में है, और जी। पूरे देश में जो कुल आबादी है मुसलमानों की, वो 15 से 20% से ऊपर होना चाहिए। जी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक तो भी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारती। आज की तारीख में संसद में उनका कोई प्रतिनिधि लो, लोकसभा में कोई मुसलमान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। जी। कांग्रेस की तरफ से जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जिस तरह से झूठ और नफरत की राजनीति इस देश में शुरू की, उसका अंजाम यह है कि दूसरी पार्टियों को भी बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी वोटों के दूर चले जाने का या उनके छिटक जाने का खतरा सालता रहता है। इसलिए वे ऐसे कदम उठा रही है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जी। कांग्रेस की दूसरी या तीसरी जो भी सूची हो, मेरे ख्याल से दूसरी ही होगी अब, जी। उसका हमें इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस में लेकिन तो मध्य राकेश, प्रदेश में मैं रोकना खासतौर से चाहूंगा। फैज जी, मैं जी रोकना चाहूंगा। बहुजन समाज पार्टी ने अब तक जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, 73 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सपा ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, अभी इसमें इजाफा भी होगा, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा है। तो ये तमाम जो वैसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसके बारے में अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि इन पर तो इल्जाम भी इस तरह के लगते रहे तुष्टीकरण के, तो ये लोग आखिर क्यों बच रहे हैं? क्या इन्हें माना यह जाए कि ये बैकफुट पर जाकर के खेलने को मजबूर हैं जो बीजेपी ने पिच तैयार की है, या फिर ये उस राजनीति को आगे बढ़ा रही है जिसको कहा जाता है बहुसंख्यकवाद की राजनीति? देखिए फैज, जिन जिन दूसरी पार्टियों के आपने नाम लिए, दरअसल में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी, इन तीनों पार्टियों का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। ये आप ये मान सकते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी किसी जमाने में
2-4 सीटें ले जाती थी। पिछली बार उसके 2 विधायक थे। समाजवादी पार्टी 90 के दशक में जब अमर सिंह समाजवादी पार्टी में सक्रिय थे, राज बब्बर समाजवादी पार्टी में थे, तब जरूर ग्वालियर, चंबल में और विंध्य में समाजवादी पार्टी ने सफलता प्राप्त की थी। लेकिन तब से अब तक चंबल में, नर्मदा में बहुत पानी बह गया है। इन छोटे दलों की क्या मजबूरी है वे जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो अपने स्टैंड पर कायम है। आपको यकीन नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी, फैज भाई, अब जी भी हमास, इजराइल, फिलिस्तीन का जिक्र कर रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, वे मध्य प्रदेश की बातें ही नहीं कर रहे, वे हमास को लेकर आ जाते हैं। यानी वे लगातार बहुसंख्यकों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पक्षधर पार्टी है। बाकी जो पार्टियां हैं वे भी उसी तरह का काम कर रही हैं इस व्यवस्था में। फिर भी मैं इसमें एक अंतर पाता हूं फैज, कि जी कांग्रेस और बीजेपी में जो मूल अंतर है वो ये है कि कांग्रेस की राजनीति उस तरह की कट्टरता की राजनीति नहीं है। प्राथमिक तौर पर हम ये मान सकते हैं उनके पास मुस्लिम प्रत्याशी अभी क्षेत्रों में जीतने लायक, जीतने की योग्यता लायक नहीं मिले होंगे, वरना कांग्रेस इस डर से मुसलमानों से दूर नहीं छिटक रही कि हिंदू वोटर उससे दूर हो जाएगा, या बीजेपी हिंदुओं की राजनीति करती है। तो जी मैं अभी उस अंतर को तो महसूस करता हूं जो बीजेपी और कांग्रेस की वैचारिक राजनीति में है, और ये टिकटों में भी दिखाई देगा। बाकी जो आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग का जो ताना बाना है, कांग्रेस ने अपनी इस पहली ही सूची में वो संतुलन बनाने की कोशिश की है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि कुछ कुछ और मुस्लिम प्रत्याशी उनकी अगली सूची में आते हैं कि नहीं आते। राकेश, ये एक वो जमाना था, हमने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रो में इस बात का जिक्र किया था, साल बताना मैं भूल गया था। जी 1962 में 7 विधायक चुने गए थे, 6 कांग्रेस की तरफ से थे। लेकिन आज जी की, हालांकि अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो जाहिर सी बात है उसमें ऐसे भी कमियां आई हैं, लेकिन आज की तारीख में जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में ये अंतर अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं निकल करके सामने आ रही है जिसको लेकर के कई तरह के सवाल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि पिछली बार, हालांकि थोड़ा सा ये मुद्दे से हट करके बात हो सकती है लेकिन जरूरी भी है, जी अभी देखा कि पिछले जी दिनों जैसे बागेश्वर बाबा को बुलाया कमलनाथ ने, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया, और इसके अलावा जो सूची जारी की है कांग्रेस ने, इस पर भी चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं कि नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने सूची जारी की है। और अब जो ये बात निकल करके सामने आई है कि 144 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक उम्मीदवार आरिफ अकील तो अभी अस्वस्थ हैं, जैसा कि आपने बताया भी, आरिफ मसूद को टिकट दिया है। तो क्यों ना ये माना जाए कि बीजेपी, जो मैंने अभी पहले सवाल भी किया था कि बीजेपी ने जो पिच तैयार की है उसी पिच पर जाने को मजबूर हो जाती है कांग्रेस। देखिए फैज जी, कांग्रेस बीच बीच में मध्य मार्ग लेने की कोशिश करती है। जी उसको ऐसा लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी जाए तो शायद मतदाता संतुष्ट हो जाएगा। जी व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना यह कि सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व कुछ नहीं होता। हिंदुत्व तो वही बीजेपी, आरएसएस, सावरकर वाला हिंदुत्व है। उसका असली हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं। ये एक राजनीतिक शब्द है, राजनीतिक टर्म है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी और उसका पूरा जो विचार परिवार है वो अपने फायदे के लिए करता है। कांग्रेस जी भी प्रतीकात्मक रूप से ये करने लगी है। बाबा बागेश्वर धाम वाले की कथा करवाई कमलनाथ ने। मेरा ऐसा मानना है इन चीजों से बचना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे समाज के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बस इतना फर्क जरूर है कि वे इस तरह के आयोजनों के बावजूद चुनाव में जनता के मुद्दों पर जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता, चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, या उनका जो सोशल मीडिया सेल हो, वे हिंदू मुस्लिम बहसों में पड़ते ही नहीं। जी आप अगर देखेंगे आज का उनका जो वचन पत्र है, आज उन्होंने मैनिफेस्टो आज जारी किया कमलनाथ ने, वो भी जनता के मुद्दों पर है। सीधी सीधी बात की जा रही है कि गेहूं का कितना मूल्य मिलेगा आपको, बेरोजगारों को क्या मिलेगा, 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, वगैरह वगैरह। तो कोशिश करके भी बीजेपी कांग्रेस को अपनी पिच पर लाने में कामयाब अब तक नहीं हुई है। मुझे याद है जब मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज हुआ था तो पवन खेड़ा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में, पीसीसी मुख्यालय में, अभी 2 महीने पहले की बात। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था, तमाम सवाल हमारे पत्रकार साथियों ने, हम जैसे लोगों ने पूछे,
लेकिन वे इस बात पर अड़े रहे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। वो किसी भी सूरत में बीजेपी की पिच पर खेलने के लिए तैयार नहीं है। और एक जी अंतर और आपको फैज भाई याद दिलाना है कि देखिए, एक जमाना था जब बीजेपी पिच तैयार करती थी, वो अखाड़ा तैयार करती थी, कांग्रेस को, सबको, हमको, आपको, मीडिया के लोगों को उस पिच पर, उस अखाड़े में, उस टर्फ पर आकर खेलना पड़ता था। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, एक टर्निंग पॉइंट है। जी उस दिन से लेकर आज तक आप फहरिस्त बना लीजिए, कांग्रेस मुद्दे तैयार करती है, कांग्रेस नैरेटिव तैयार करती है, कांग्रेस एजेंडा बना रही है। बीजेपी को मजबूर होकर उनके उस पिच पर आके जवाब देना पड़ता है। जैसे बीजेपी ने जी बहुत कोशिश की कि सनातन के मुद्दे को गरमाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री कहीं विदेश जा रहे थे सम्मेलन में, साउथ अफ्रीका, उससे पहले वे कहकर गए थे कि सनातन के मुद्दे को जिंदा रखना है, इसको बढ़ाना है। लेकिन अगर आप सचमुच में समाज की नब्ज पर हाथ रखकर देखेंगे तो सनातन का मुद्दा बीजेपी के चाहने के बावजूद गरमाया नहीं उस तरह से। आप पिछले 3-4 महीने के बीजेपी के सारे एजेंडे देख लीजिए, उनका हर नैरेटिव फेल हो गया। उन्होंने एक देश एक चुनाव का नारा लगाया, नहीं करा पाए। उन्होंने इंडिया और भारत का आह्वान शुरू किया कि भारत का, इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाना है। सारे प्रपंच हो गए, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने अपने हैंडल्स पर से इंडिया शब्द हटा के भारत कर लिया। प्रधानमंत्री G20 की बैठक में बैठे तो उनकी नेम प्लेट पे सामने भारत लिखा गया। इसके बावजूद उनका ये नैरेटिव भी फेल हो गया। जब भारत ने पाकिस्तान को मैच हराया तो नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से जो बधाई दी, वो टीम इंडिया को दी। यानी बीजेपी जो भी तैयार कर रही है मसाले, वे सब मसाले फुस्सी बम जैसे साबित हो रहे हैं, टाए टाए फिस हो रहे हैं। और उन्हें कांग्रेस के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए वे इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। अच्छा मध्य चलिए, प्रदेश में कांग्रेस मैं और मैं जी मैं रोक करके आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसी मुद्दे से भटकते हुए एक सवाल आपसे पूछ लेना जरूरी भी है, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं वहाँ। ओवरऑल मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ क्या परिस्थितियाँ दिख रही हैं आपको? आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी पैनी निगाहें रहती हैं वहाँ मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर। आपको क्या कुछ नजर आ रहा है वहाँ? अगर दोनों पार्टियों के अब तक के प्रत्याशियों पर नजर डालें और उसके बाद की जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, उसको देखें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा असंतोष है। उसके बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। कई बड़े कद्दावर ऐसे लोग भी पार्टी छोड़कर गए हैं जो संघ की परंपरा से आते हैं, जनसंघ से लेकर अब तक बीजेपी में थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस की जब सूची आई, जैसा कि मैं भी लगातार कह रहा था हर चैनल पर जी कि जिस दिन कांग्रेस की सूची आएगी उस दिन भी थोड़े बहुत बगावत के सुर सुनाई देंगे। लेकिन उनके उनके स्तर में बहुत अंतर है। बीजेपी की जो बगावत का सुर था वो बहुत बुलंद था। कांग्रेस में जो बागी सुर आए वो बहुत मध्यम है, बहुत कम है। संख्या बल के आधार पर भी देखें, कद्दावर नेताओं की भी तुलना करें तो बीजेपी में ज्यादा बड़े लोग बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में आए। कांग्रेस से जो छोड़कर गए वे कोई किसी जिले के कार्यकारी अध्यक्ष हैं या सेवा दल के अध्यक्ष हैं, किसी बड़े नेता ने, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जरूर हैं सांसद। तो कुल जो नजारा है मध्य प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर कई तरह के असंतोष और अंतर्विरोधों से जूझ रही है। कांग्रेस में उस तरह का अंतर्विरोध नहीं है जो सिंधिया जी के रहते हुआ करता था। ज्योतिरादित्य जी सिंधिया के बिना हमारी ये चर्चा पूरी नहीं होगी। स्वाभाविक है, एक बड़ा फैक्टर है सिंधिया जी। जी और उनके उनके जाने से जो हुआ है कि कांग्रेस के भीतर का जो गुटबाजी का रोग था वो बीजेपी में चला गया। कांग्रेस उससे मुक्त हो गई। थोड़ी बहुत चीजें अभी जैसे कमलनाथ के किसी बयान को लेकर, हाँ, वो किसी कमलनाथ रिएक्शन का को लेकर दिग्विजय सिंह पर। बयान वायरल हो रहा है और बीजेपी ने ही इसे जी वायरल किया, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने कहा है, जो बगावत के मूड में उम्मीदवार थे उनसे कहा है कि जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का कपड़ा कपड़े फाड़ो। फाड़ो। ये क्या मामला है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको यही कंक्लूड करूंगा। ये बिल्कुल सही है। बीजेपी वायरल न भी करती तो वो सार्वजनिक रूप से भीड़ के सामने दिया गया कमलनाथ का बयान था, लेकिन उसका आज निपटारा हो गया। आज जब मैनिफेस्टो वचन पत्र जारी किया गया तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में मंच पर जो चोहलबाजी चली है, जो आपस में
टोंटबाजी भी हुई है, वो उनके आपसी रिश्तों को बताती है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ को बड़ा भाई मानते हैं। दिग्विजय सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जी। तो 1993 में, उसका श्रेय वे कमलनाथ को देते हैं, कमलनाथ की बदौलत ही बने थे। और जब अभी कमलनाथ बने 2018 में, तो उसमें दिग्विजय सिंह की मेहनत का भी एक योगदान है। आज उन्होंने जी। कह दिया कि मैं विष पीने के लिए हूं, शंकर जी की तरह जैसे विषपान करना होता है गले में, तो उसका कमलनाथ ने कह दिया कि तुम, आपके पास पावर नहीं है गाली खाने की, तो मेरे हिस्से की गालियां आपको खानी है। तो दिग्विजय सिंह ने कह दिया मैं तैयार हूं, लेकिन गलती किसकी ये भी तो मतलब तय हो। बॉन्डिंग अच्छी चल रही है। और एक लाइन में जवाब दोनों की चाहूंगा कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जी जी, आपके अनुसार बाउंडिंग अच्छी चल रही है। एक लाइन में जवाब चाहूंगा, फिर वापस मुद्दे पर आकर के, चूंकि वाइंड अप भी करना है हमें, सिग्नल आ रहा है पीसीआर से वाइंड अप करने के लिए। तो एक लाइन में, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वहां, जिसका जिक्र हमने किया था, 7 से 8% मुस्लिम वोटर्स हैं, वो चुनावी समर में कितना बड़ा फैक्टर है, खास करके नतीजों के संदर्भ में अगर समझने की कोशिश की जाए तो? मध्य प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा कोई हिस्सा नहीं है जहां मुस्लिम मतदाता एक में निर्णायक हो कि भाई ये एक पॉकेट है, यहाँ जो मुसलमान तय करेंगे वही होगा। भोपाल में 1-2 सीटें हैं जिनको हम जानते हैं, आरिफ अकील की सीट है, आरिफ मसूद की सीट है। जी बाकी ओवरऑल जो मतदाता है वो ऐसे निर्णायक फैसले की स्थिति में नहीं है। बिखरे बिखरे सब जगह हैं, मालवा में काफी जगह हैं, ग्वालियर में थोड़े बहुत मान सकते हैं, लेकिन वे इतनी संख्या में नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित कर सकें। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के 9 सालों के युग में मुस्लिम मतदाता भी ये समझ चुका है कि अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो हमारा नुकसान है। बजाय इसके अपनी परंपरागत पसंद की पार्टी कांग्रेस की तरफ वे लौटना पसंद करेंगे। बीच में ऐसा भी हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को भी कुछ मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन मुझे अब लगता है कि अब जो मुस्लिम मतदाता है या दलित मतदाता है, वो इतना परिपक्व हो चुका है, वो अपने वोट को जाया नहीं होने देना चाहता, वो वेस्ट नहीं करना चाहता। उसको दिखता है कि जो प्रत्याशी जीत रहा है उसे वोट देगा। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में ऐसा हो जहां दलित और मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दें, बीजेपी को शायद नहीं देंगे। जी चलिए, डॉक्टर राकेश पाठक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से सारी जानकारी के लिए और तमाम चीज़ों पर बहुत बारीक रोशनी डालने के लिए। तो आप एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो नतीजे आएंगे, नतीजे देखने वाले होंगे। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात की जाए तो मुस्लिम मतदाताओं के बारे में साफ कहना है राकेश पाठक का कि ये फैक्टर तो है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, चूंकि बिखरे हुए हैं। हाँ, भोपाल के कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं का असर अच्छा खासा है और वहां नतीजों पर इसका असर होता। हालांकि भोपाल में अच्छी खासी आबादी है जिसका असर भी चुनावी नतीजों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल तो है ना कि आखिर क्यों नहीं मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवार बनाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। हालांकि कांग्रेस ने एक कैंडिडेट उतारा 140 में से, और माना जा रहा है कि आरिफ अकील की सीट पर शायद परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है, जैसा कि डॉक्टर राकेश पाठक भी ये बात कह रहे थे। बहरहाल अभी तो चुनाव होने हैं और चुनाव की तारीख का ऐलान तो हो ही चुका है। बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आती रहेंगी, हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, इस पर चर्चाएं भी होती रहेंगी और हम लगातार इस पर निगाह बनाए रखेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपसे ये अपील करते जा रहे हैं कि हमारे TV6 न्यूज़ नेटवर्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।